अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे फार्माकोलॉजी की केस स्टडीज़। जो पहला चैप्टर है, जो पहला यूनिट हमने चूज़ किया वो है एएनएस, ठीक है। अब ना एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हम जितने भी फार्माकोलॉजी की केस स्टडीज़ करेंगे ना, वो हम करेंगे स्मार्ट वर्क के साथ, क्योंकि एंड पे ना ही इतने इतने बड़े केस रिवाइज होते हैं और ना ही पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें जो भी उनका केस है उसका हमें वन लाइनर पता चल जाए कि उसने हमसे ये पूछा है और ये आंसर है, तो वो स्टेटमेंट चेंज करके भी अगर वो केस दे देता है ना, तो हम ईजिली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसका आंसर लिख सकेंगे। इसलिए मेरी मेन जो फोकस है ना, वो ये है कि हर चैप्टर के जो केस स्टडी है ना, मैं उसका जो भी निचोड़ है वो आपको बता दूँ वन लाइनर करके, ठीक है, ताकि उसकी स्टेटमेंट चाहे जैसी मर्जी आए, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई करके आंसर बता सकें। तो फर्स्ट जो हमारा केस है वो है चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है। साथ में मैंने ये वाले चैप्टर मेंशन कर दिए हैं, इधर से हम चैप्टर देखते जाएंगे। सबसे पहले जो कंडीशन है उस केस में बताई गई है ब्लेफरोस्पैज्म की। अब हमें पहले बताना चाहिए ब्लेफरोस्पैज्म होता क्या है। ये है आई ट्विचिंग, ठीक है, जो आंख जो होती है बार बार कंट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, ठीक है। उसमें जो मेन चीज़ है ना, वो मसल इन्वॉल्व होता है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, ठीक है। वो मसल बार बार कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से आंख बार बार बंद होती है, खुलती है, ठीक है, बंद होती है और खुलती है, इस तरह करके, ठीक है। अब हमें पता है कि जितने भी हमारे मसल्स हैं ना, उनकी इनर्वेशन या उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर उनकी कंट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिटाइलकोलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन का हमें मैकेनिज्म पता है कि वो कैसे रिलीज होता है। अब उस केस में बताया गया है कि एक पेशेंट आता है आपके पास, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की केस की बता रही हूँ मैं बात, कि आपके पास एक पेशेंट आया जिसको ब्लेफरोस्पैज्म था, ठीक है। उसको हमने बुटॉक्स दिया, मतलब बोटुलिनम टॉक्सिन दिया, ठीक है। उसके बाद वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत ठीक हो गया। उसका मैकेनिज्म बताएं और बताएं कि कितनी देर तक वो ठीक रहेगा पेशेंट, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ जो है ना, वो बेसिकली पूछना चाह रहा है बोटुलिनम टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि उसने कैसे ये सारा मसला ठीक किया। उसके लिए हमें ना एक डायग्राम देखनी पड़ेगी जो कि कैटसन की डायग्राम है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो डायग्राम है जिसके बारे में वो बात करना चाह रहा है, ठीक है। इसमें हमने बताना है कि सबसे पहले जो है कोलिन वो अंदर एंटर होता है सेल के अंदर। बेसिकली ये सेल जो है वो न्यूरॉन है, ठीक है। उसके अंदर ये एंटर हुआ, उसके बाद उसने एसिटाइल के साथ मिलकर एसिटाइल कोलिन बना दी। ये वाला सारा आपने याद किया होगा, इसको मैं भी रिवाइज नहीं करी। जैसे हमने जो इधर याद रखना वो ये है कि जब एसिटाइल कोलिन बन जाता है, उसकी वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज़ होती हैं, ठीक है। फ्यूज़ कैसे होती हैं कि हमारी जो वेसिकल्स है उसके ऊपर ये वाले वैम्स मालिक्यूल होते हैं और जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये स्नैप्स मालिक्यूल होते हैं। ये दोनों मालिक्यूल्स आपस में अटैच करते हैं। उसके बाद ये जो वेसिकल है इसकी डॉकिंग हो जाती है, मतलब ये यहाँ से रिलीज कर देगा एसिटाइल कोलिन को। अब इसको जो ये एसिटाइलकोलिन की जो रिलीज है, इसको रोकने के लिए एक एंजाइम एक मॉलिक्यूल होता है या एक ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन। ये इजीली एसिटाइलकोलिन की रिलीज को रोक देता है। कैसे? इसकी इस वेसिकल की जो वेसिकल बनी है ना, इसकी फ्यूजन को ब्लॉक करके। ये इस वेसिकल को इसमें ब्रेन के साथ जुड़ने ही नहीं देगा, उसकी फ्यूजन ही नहीं होने देगा। जब फ्यूजन नहीं होगी तो ये रिलीज कैसे होगा? तो बेसिकली जो वो पूछना चाह रहा है ना, इस केस स्टडी में पूछना चाह रहा है कि बोटुलिनम टॉक्सिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो हमने उसको बता देना वो रिलीज को रोकता है बाय ब्लॉकिंग द फ्यूजन ऑफ द वेसिकल। इसके बाद अगली चीज़ जो इसके बारे में उसने पूछी है वो है ड्यूरेशन, कि अगर हमने किसी को देखो, हमने एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, उसको हमने कर दिया है ब्लॉक। अब ये नहीं रहेगा तो सारी हमारी जो मतलब कंट्रैक्शन वगैरह होगी ना वो नहीं होगी। जब कंट्रैक्शन ही नहीं होगी ऑर्बिकुलरिस मसल की, तो आंख भी बार बार मतलब बंद नहीं होगी, खुलेगी नहीं, आई ट्विचिंग वाला मसला खत्म। अब इसकी एक जो हम करते हैं ना, एक थेरेपी करते हैं बुटॉक्स, जो आजकल होती भी बहुत कॉमन है। तो एक थेरेपी हम जो करेंगे ना, उसके लिए हमने याद रखें 1 to 3 मंथ जो है ना उसका इफेक्ट रहता है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 के केस में, उसने बेसिकली हमें बताया था एक पेशेंट है वो हमारे साथ आया, हमारे पास आया है डंबल्स के साथ, ठीक है। अब डंबल्स क्या है? एक निमोनिक है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को याद रखने के लिए। डंबल से डी से है डायरिया, यू से है यूरिनेशन, एम से है मियोसिस, मतलब जो प्यूपिल है वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। देन ई से है इमेसिस, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, सॉरी बी मिस हो गया। बी से है ब्रोंकोस्पैज्म, जो वो बताएगा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के साथ आ रही है, चेस्ट टाइटनेस के साथ आ रहा है, तो बेसिकली इसके बारे में बता रहा है। देन एल से है लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन में वो बताएगा बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू आ रहे हैं, टीयर्स आ रहे हैं। और एस से है स्लाइवेशन या स्वेटिंग, ठीक है। इस तरह करके वो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा। उसके बाद उसने हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं कि इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट से पहले हम जाएंगे इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में जो बच्चे मिस कर जाते हैं, वो है स्लज, ठीक है। इसमें बेसिकली हमसे एग्जामिनर जब पूछता है कि मस्करीनिक इफेक्ट क्या है ओपी पॉइजनिंग के, तो तब हमने बताना होता है स्लज। अब स्लज में हमारे पास आ जाता है स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, ठीक है, जीआई अपसेट और इमेसिस, ठीक है। बेसिकली वही है, लेकिन हमने जो है ना मस्करीनिक इफेक्ट जब बोलेगा तो हमने इस तरह करके याद कर लेना ताकि हमें उस टाइम पे कोई मसला ना हो। अब जो ओपी पाइजिंग है, ओपी पाइजिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट करता क्या है? ये एक कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है, मतलब ये हमें कौन से चैप्टर में मिलेगा? पैरासिम्पथेटोलिटिक चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। इसमें इसने करना क्या है कि इसने कोलिनेस्ट्रेज को कम कर देना है। कोलिनेस्ट्रेज जब कम हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी मतलब पैरासिम्पथेटोमाइमेटिक इफेक्ट आएंगे, ठीक है। मतलब कि जो हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है उसके ज़्यादा होने वाले इफेक्ट आएंगे, जो कि हमने कर लिए हैं। अब जो है इसको मैंने मस्करीनिक इफेक्ट क्यों याद करवाया? क्योंकि पैरासिम्पथेटोमाइमेटिक इफेक्ट में सिर्फ मस्करीनिक इफेक्ट नहीं होते, निकोटीनिक इफेक्ट भी होते हैं। कोई भी पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की बात करें तो सिर्फ मस्करीन नहीं आता, उसमें निकोटीन भी आता है। इस वजह से हमने अलग से मस्करीनिक इफेक्ट याद कर लिया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में उसने पूछा था आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट में मैं सबसे पहले उसकी डिकंटेमिनेशन करूंगी, लाइक उसके कपड़े वगैरह रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो है स्प्रेज वगैरह वो फील्ड में काम करता है, तो ये सिर्फ इनहेलेशन या इंजेक्शन से नहीं जाता, ये थ्रू स्किन भी अब्जॉर्ब हो रहा होता है ये वाला पॉइजन, ठीक है। तो डिकंटेमिनेशन, रिमूवल ऑफ द क्लॉथ, वॉश करेंगे जल्दी से। देन अगला चीज़ होता है हमारा एबीसी प्रोटोकॉल। हम सबसे
पहले उसकी एयरवे मेंटेन करेंगे। एयरवे मेंटेन करने के बाद हमने आना है एट्रोपिन पे। अब एट्रोपिन सबको याद आता है कि प्रोलिडॉक्सामीन और एट्रोपिन जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट है, लेकिन जो एमसीक्यूज पे वो ट्रिक करके हमें फंसाता है ना, वो ये होता है कि एट्रोपिन हम कब तक देंगे। ठीक है, तो याद रखना एट्रोपिन हमने तब तक देनी है जब तक उसका मस्करीनिक इफेक्ट जो होता है वो सबसाइड नहीं होता। ठीक है, मस्करीनिक इफेक्ट जब तक सबसाइड नहीं होता तब तक हम एट्रोपिन देते रहेंगे। इसमें आई गेस वो एक प्यूपिल वाला भी एमसीक्यूज आता है कि जब तक कि प्यूपिल डायलेट नहीं हो जाता। ठीक है, ये कंफर्म कर लेना। देन आगे अगला होगा हमारे पास, हमने 2 पेन देना प्रोलिडॉक्सामाइन। इसमें हमने कब तक देना है, ये वाला एमसीक्यूज भी आता है कि जब तक मसल फेसिकुलेशन रुक नहीं जाती, अंटिल मसल फेसिकुलेशन सीजेस। और इसके साथ साथ हमने रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना। रेस्पिरेटरी सपोर्ट आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए क्यों देते हैं, क्योंकि प्रोलिडॉक्सामाइन जो है वो हमारा जो सीएनएस बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीएनएस में इशू चलता रहेगा तब तक जब तक कि हम खुद से रेस्पिरेटरी सपोर्ट नहीं देते। उसके अलावा जो लोग उसको लेके आए उनको भी हमने डीकंटेमिनेट करना है। उसके इन सब के अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एक कंसेप्ट आता है एजिंग का। ठीक है, एजिंग हमने याद रखनी है कि एजिंग में होता क्या है कि आई गेस इसमें 72 आवर्स हैं। ठीक है, 72 आवर्स जब गुजर जाते हैं ना ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ओपी होता है ना वो कोलिनेस्टेरेज से बहुत ज़्यादा टाइटली जुड़ जाता है। फिर उसके बाद हम जितना मर्जी प्रोलिडॉक्सामाइन दे वो उसको रिवर्स नहीं कर पाता। इसको हम कहते हैं एजिंग। तो हमने एजिंग से पहले प्रोलिडॉक्सामाइन देना होता है ताकि ये हमारा काम जल्दी से और इफेक्टिवली हो जाए। नेक्स्ट 8 चैप्टर वाला हमारे पास केस स्टडी आ जाता है। 8 चैप्टर में ना उसने पहले बहुत लंबा चौड़ा करके, एक पेशेंट है हाइपरटेंसिव है, उसको बीपीएच है, देन उसको हम ड्रग्स दे रहे हैं, लेकिन फिर वो अपनी बात पे आता है कि हमने उसकी प्रोस्टेटेक्टमी की थी, प्रोस्टेट हमने निकाल दिया था, लेकिन अब भी उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह है। ठीक है, तो आप बताएं इसको क्या मसला है और क्यों है। तो हमने बताना है कि जब हम प्रोस्टेक्टमी करते हैं तो हमें नॉर्मल है कि थोड़ी देर बाद पेशेंट को, मतलब थोड़ी देर तक उसको वो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी वाले सिम्टम्स आते रहे। क्यों? क्योंकि अब देखो इतनी देर का ब्लैडर आदि हुआ हुआ है। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि इतनी देर का ब्लैडर जो है वो आदि हुआ हुआ है, वो ओवर एक्टिव है, उसके डिट्रूजन मसल जो है वो इनेबल है या अनेबल है, वो इतना काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना थोड़ी देर तक हमें 2 से 3 हफ्ते लगा लो या 1 महीने तक वो साइन एंड सिम्टम्स आते रहेंगे। अब जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना उसमें जो रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है वो होता है M3 रिसेप्टर, जो कि डेट्रूजन मसल और ट्राइगोन में प्रेजेंट होता है। M3 रिसेप्टर जो होता है ना ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर, ये तो हमें पता है। ये जब डेट्रूजन मसल पे एक्ट करता है ना तो उसकी ये करवा देता है कंट्रैक्शन। ठीक है, कंट्रैक्शन करवाता है, लेकिन ट्राइगोन की क्या करवाता है, रिलैक्सेशन। नॉर्मली इस वजह से ये यूरिनरी फ्रीक्वेंसी करवा रहा होता है बीपीएच वगैरह में। ठीक है, अब इसके खिलाफ जो हमें ड्रग्स देनी है ना वो हमने उनको बतानी है। हमने M3 कम्पिटिटिव एंटेगोनिस्ट देने। एंटेगोनिस्ट ये MCQs भी आता है, याद रखना। ये यूरिनरी फ्रीक्वेंसी में या अर्जेंसी में हम कौन से ड्रग्स देते हैं तो वो 3 हैं, टॉलटेरिडीन, ऑक्सीब्यूटाइनिन और सॉल्फेनिसिन। अब हमने याद रखना इन सब में जो बेहतर है जो एमसीक्यूज में हमने पिक करनी है ना वो ऑक्सीब्यूटाइनिन है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीब्यूटाइनिन जो है ना वो एक तो सुपीरियर है इन दोनों से, दूसरा ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ रही होती है, मतलब लॉन्ग एक्टिंग भी आ रही होती है, शॉर्ट एक्टिंग भी आ रही होती है। सल्फेनिसिन जो होती है ना ये हमारे पास सिर्फ एक टैबलेट की 1 डे टैबलेट की फॉर्म में आती है। तो अगर वो आपसे डिफरेंस पूछ लें, क्योंकि जो ड्रग्स होती है ना इन बहुत ज़्यादा वो पूछ लेते होते हैं अक्सर एनसेड जो होते हैं ना उनका भी आपस में डिफरेंस आ जाता है कि कौन सा एनसेड ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है टॉलटेरिडीन, और इसकी दोनों की एफिकेसी ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत ना पोटेंसी वगैरह के मामले में सुपीरियर हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी। एमसीक्यूज के लिए भी क्लियर कर ले, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी वाला केस स्टडी के लिए भी कर ले और एसक्यू दूसरे के लिए भी कर ले। देन आगे एक टर्म है चैप्टर नंबर 9 की केस स्टडी में, उसने हमें बताया हुआ है ऑटोनॉमिक फेलियर। ठीक है, एएनएस हम सब ने कर लिया, लेकिन एक टर्म जो है ऑटोनॉमिक फेलियर वो हमें पता होनी चाहिए कि ऑटोनॉमिक फेलियर एक ऐसी बीमारी है, डीजेनरेटिव ये ना बीमारी है, इसमें जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं ना पेरिफेरल वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब जब ऑटोनॉमिक फाइबर्स जो होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास आते हैं ना वो ये आते हैं कि पेशेंट को होगा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, लेकिन हमें पता है कि नॉर्मली जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होती है ना उसकी वजह से कंपेंसेटरी टैकिकार्डिया होता है। लाइक मतलब ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में होता है कि नॉर्मली जब हमारे पास बीपी कम होता है ना तो हार्ट जो होता है ना वो टैकिकार्डिया में चला जाता है ताकि वो कंपेंसेशन कर सके। लेकिन ऑटोनॉमिक फेलियर में अब हार्ट के पास भी तो ऑटोनॉमिक नर्व्स वही जा रही हैं जो खराब हैं, तो इतना ज़्यादा कंपेंसेटरी टैकिकार्डिया नहीं होता। हो भी सकता है प्लस माइनस इसलिए लिखा और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर हो भी तो ज़्यादा 90s तक ही जाएगा हमारी बीट्स पर मिनट। देन हमारे पास जो कहते हैं कि बाकी जो हमारा बीपी है अगर सारी खराब हो गया ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स, तो जो रेजिडुअल बीपी है वो कहाँ से आता है, तो वो रेजिडुअल बीपी जो होता है वो हमारे थोड़ा बहुत जो सिंपैथेटिक सिस्टम चल रहा है ना उसकी वजह से आ रहा है, जो थोड़े बहुत हमारे ऑटोनॉमिक फाइबर्स बच गए हैं। अब इसमें उसने बताया हुआ है केस में कि हम उस पेशेंट को दे रहे हैं टेम्सोलोसिन, मतलब कि हम उसको टेम्सोलोसिन दे रहे हैं। अब बताएं कि ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। तो हमने याद रखना है कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं ड्रग्स के साथ। ठीक है, मतलब अगर हम उनको टेम्सोलोसिन देंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि टेम्सोलोसिन का एक साइड इफेक्ट है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, तो उनका बीपी कम हो जाएगा। लेकिन उसी पेशेंट को हम मीडोड्रीन दे देंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में मसला है। और उसका ट्रीटमेंट पूछा हुआ है तो ट्रीटमेंट में हम बता देंगे कि इसका एक ही हल है, कॉशन कॉशन और सिर्फ कॉशन। अंडरलाइन जो भी काज है उसको ट्रीट करें, और जब भी कोई ड्रग दें तो हमने बहुत ज़्यादा खबर रखनी है कि उसका बीपी हमने मोनीटर करते रहना है।
अब हमारे पास एएनएस का आखिरी केस है। आखिरी केस जो है वो चैप्टर नंबर 10 का है। उसमें बताया गया है कि एक पेशेंट है, उसको ट्यूमर है, ठीक है, उसको थोड़े बहुत साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स बताए हुए उन्होंने कि उसका बीपी ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा है वो हम ऊपर से पढ़ेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा। पहले हम ये देख लें फियोक्रोमोसाइटोमा होता क्या है। ये हमारे पास किडनी है जिसके ऊपर पड़ा होता है एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड का जो मेडल्ला होता है ना, उसके ट्यूमर को हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। अब वो रिलीज क्या करता है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, मतलब कि कैटिकोल अमाइन रिलीज करता है। अब हमें पता है कि कैटिकोल अमाइन जो होता है ना, अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे तो उसका बीपी ज़्यादा होगा। तो हमें केस स्टडी में बताएगा उसका बीपी ज़्यादा है। बी1 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे तो उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ये भी हमें पता चल गया। उसके अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करके स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा होगी, पैल्पिटेशंस होंगी और हेडेक होगा, ठीक है। उसको ये सारा कुछ साइन एंड सिम्टम्स के साथ बताएगा और बता भी देगा कि उसको फियोक्रोमोसाइटोमा है, एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर है। अब कुछ चीज़ें वो हमसे पूछना चाह रहा है कि ब्लड और यूरिन में क्या राइज होगा। तो ब्लड यूरिन में हमें पता है एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, और इनके जो मेटाबोलाइट्स है ना, मेटानेफ्रीन और नॉन मेटानेफ्रीन। अब ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि इनके मेटाबोलाइट्स क्या हैं, वो हमने बता देने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं ना, वो होता है वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड, वीएमए। इसको ही हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमें मिल जाएंगे इनकी, मतलब हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो ब्लड यूरिन में हमें ये सारी चीज़ें राइज मिलेंगी। और ट्रीटमेंट की बात पूछे तो ट्रीटमेंट होता तो इसका सर्जिकल रिसेक्शन है, मतलब करनी तो हमने इसकी रिसेक्शन है सर्जिकल। लेकिन सर्जरी करते हुए और करने से पहले भी और करते हुए भी हमें इसका बीपी कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको साथ साथ रेगुलेट और मॉनिटर करना पड़ेगा, और इसके लिए जो ड्रग यूज़ होती है वो है नाइट्रोप्रोसाइड। उसके अलावा ब्लड वॉल्यूम को भी हमने कंट्रोल करना है। इसके अलावा इस केस में उसने एक बात की थी एपिसोड की, कि जब भी वो उसकी डॉक्टर उसकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करता है, मतलब उसकी प्रेस वगैरह करता है एब्डोमेन को, तो उसके जो भी ये वाले एपिसोड, ये वाले साइन एंड सिम्टम्स है, वो वाला एक तो ये एपिसोडिक होते हैं और दूसरा वो एकदम ट्रिगर हो जाते हैं। तो वो हमने याद रखना है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से ही इसके एपिसोड ट्रिगर्स हो जाएंगे। तो एएनएस के जितने भी हमने केस थे वो हमने इधर सारी स्टडी कर ली हैं। आपके सामने मैं एक जो है चैप्टर नंबर 8 का सिनेरियो जो केस स्टडी है वो मैं दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इसको करना कैसे है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। इसमें है सबसे पहले हमारे पास कि हमारे पास एक आदमी है 63 ईयर ओल्ड, कंप्लेन ऑफ यूरिनरी सिम्टम्स टू हिज फैमिली फिजिशियन। ही हैज़ हाइपरटेंशन एंड ड्यूरिंग द लास्ट 8 years ही हैज़ बीन एडिक्वेटली मैनेज्ड विद द थायराइड डायूरेटिक। अभी तक इसने कोई भी चीज़ हमें क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं पूछी थी, वो कंफ्यूज कर रहा है। एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हम उसको दे रहे हैं, साथ में थायराइड दे रहे हैं और एसी इनहिबिटर दे रहे हैं। ड्यूरिंग द सेम पीरियड उसी इंसान को बीपीएच के मतलब साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हुए। उसकी वजह से हमने उसकी क्या कर दी, प्रोस्टेक्टमी कर दी, ठीक है, ताकि उसके साइन एंड सिम्टम्स खत्म हो जाए। ही नाउ कंप्लेन्स दैट ही हैज़ एन इंक्रीज अर्ज टू यूरिनेट एज वेल एज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी and this has disrupted the pattern of his daily life. What do you suspect is the cause of JH problem? What information would you gather to confirm your diagnosis? What treatment steps would you initiate? अब इसने पूरा इतना घुमा के हमें से पूछा क्या है कि प्रोस्टेक्टमी के बाद उसको ये साइन एंड सिम्टम्स अभी भी आ रहा है, यूरिनेट अर्जेंसी अभी भी है। तो इसकी वजह क्या है, आप पहले काज बताएं इसकी, देन इन्फॉर्मेशन बताएं कि आप क्या इकट्ठी करोगे और ट्रीटमेंट बताओगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि हम सबसे पहले बताएंगे कि कॉज यही है कि जो डिट्रूजर मसल है ना, उसकी इंस्टेबिलिटी हो जाती है। ये है डिट्रूजर मसल की इंस्टेबिलिटी हो जाती है। उसके बाद जो हम करेंगे, हम उनको, अच्छा ये वाला हमारा मिस हो गया था पॉइंट, कि हम जो ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट में हम उनको डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल टैबलेट ऑफ टॉलटेरिडीन, ठीक है, हम ये देंगे, डेली एडमिनिस्ट्रेशन करनी है हमने। ये वाला पॉइंट हमारा मिस हो गया था आगे, बाकी सारा कुछ वही है, ये भी हमने कर लिया। इसी तरह आप ये वाला पीडीएफ है केस स्टडी वाला फ्रॉम बिग कैट्सन, वो वाले पीडीएफ से सारा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। आप एक दफ़ा इसको क्लियर कर ले लाजमी। फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप ग्रुप में पूछ लें या कमेंट्स में पूछ लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।